वेलकम यू ऑल। तो आज का लेक्चर अपना रहेगा जो स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन का पार्ट जो रहता है अपना, इसमें से ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो उस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थ्रू ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग यूपीएससी के। राइट, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं, और आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर किया जाता है। एंजॉय कीजिएगा, चीजों को समझते हुए चलिएगा। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है, पेश है क्वेश्चन आपके सामने। एक क्वेश्चन आया है अपने पास, आईएएस का जो एग्जाम है 2023 में, अपने पास 10 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। काफी बड़ा लिखा हुआ देखिएगा। पेन एंड पेपर से अलग लिख के मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी हुई है। तो ध्यान से देखिएगा एक बार क्वेश्चन को, और समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहा है अपने को क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला आपको दे रखा है क्या, C16H25NO। मतलब एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, 16 कार्बन और 25 हाइड्रोजन है। आईआर डाटा दे रखा है, तो जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास हैं उनको हम लोग थोड़ा मार्क कर लेते हैं कि कौन सी चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, सबसे पहला डाटा जो है मेरे पास वो क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है आपको, किसकी, आईआर की। ये आईआर की वैल्यू इंपॉर्टेंट है एक तो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आईआर की वैल्यू को हमने मार्क कर लिया है। दूसरा हमारे पास 1H NMR दे रखा है, CDCl3 के साथ में वो ड्यूटीरियम एक्सचेंज की बातें कुछ कर रहा है। तो अच्छा, ये हम लोग सोलवेंट रखे हैं CDCl3, और 400 मेगाहर्ट्ज का जो इंस्ट्रूमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर ये मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जब ये मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेरे को क्या क्या डाटा गिवन है, ध्यान से देखिएगा। एक तो दे रखा है 1.11 पे अपने को ट्रिपलेट, और जे की वैल्यू 7 हर्ट्ज दे रखा है। जो ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट आ रहा है कितना हाइड्रोजन का, 6 हाइड्रोजन का। तो 6 हाइड्रोजन का एक ट्रिपलेट दिख रहा है अपने को। ठीक है, एक तो ये है। फिर उसके बाद में 1.29 पे मेरे पास क्या दिख रहा है, डबलेट दिख रहा है, 7 हर्ट्ज पे, और 6 हाइड्रोजन का। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास 2.4 पे, ये आई थिंक 2.4 पे ये लिखा हुआ है 4 हाइड्रोजन का डबलेट लिखा हुआ है। आई थिंक ये डी लिखा हुआ है मैंने, कैसे लिखा हुआ है देखेंगे इसको, शायद डबलेट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में 2.55 पे एक ट्रिपलेट आ रहा है, उसकी भी जे की वैल्यू दे रखी है। 2.65 पे ट्रिपलेट आ रहा है, उसकी जे की वैल्यू दे रखी है। 3.12 पे सेप्टेट आ रहा है, उसकी हमारे पास एक हाइड्रोजन है। और 7.21 पे डबलेट आ रहा है, उसका जे की वैल्यू 8 हर्ट्ज है, 2 हाइड्रोजन। ये सारे डाटा गिवन है। डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें स्ट्रक्चर चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास ऐसे तो है नहीं नेट गेट की तरह की ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, और सिस्टमेटिकली लिखने हैं 10 नंबर का सवाल है। तो कैसे लिखेंगे और किस तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे। तो आईआर के कुछ डाटा भी लिखे हैं, ये एंड में ऐड कर देता हूं, एंड में देख लेना आप इसको, क्योंकि उनकी हम लोग हेल्प लेंगे आईआर के डाटा की भी। अब देखो, जब भी हमारे पास स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन का क्वेश्चन आए थ्रू ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो सबसे पहला आपका काम रहेगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना। ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से मेरे को स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड का पता चलेगा, डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो पहला काम तो स्ट्रक्चर का एक बेसिक स्केलेटन मिल जाता आपको। तो मैं क्या लिखूंगा, जब इसका सॉल्यूशन में लिखने की शुरुआत कर रहा हूं यहां से, तो सॉल्यूशन थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखते हुए चलिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल we will find out, हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। फाइंड आउट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, या डीयू बोल सकते हो आप शॉर्ट में, डीयू। क्यों डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड आउट करेंगे, कि कंपाउंड हमारे पास, कंपाउंड जो है वो सेचुरेटेड है, मतलब एल्केन है या एल्कीन है, एल्काइन, इस तरीके से, या उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है, कि बेंजीन टाइप की रिंग है, किस टाइप की क्या सिस्टम है हमारे पास, टू नो, टू नो
whether our compound whether our compound uh, has unsaturation or not, मतलब वहां पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर मेरे पास सारे सिंगल बॉन्ड है, एल्केन टाइप का सिस्टम है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए, डीयू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है जी। उसमें एक ऐड कर दो, नंबर ऑफ कार्बन एटम में एक ऐड कर दो, ठीक है, माइनस, इसमें से माइनस कर दो आप यहाँ पे हाइड्रोजन या हेलोजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, माइनस नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फॉर्मूला है। इसको डब्बे में पैक कर देते हैं जी, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं, क्योंकि हमें गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या गिवन है अपने को, तो हमें गिवन है मोलिकुलर फॉर्मूला C16H25NO, C16H25NO, ये मोलिकुलर फॉर्मूला मेरे को गिवन है, ठीक है जी। अगर ये मोलिकुलर फॉर्मूला आपके पास है, तो नंबर ऑफ कार्बन तो दिख रहे हैं आपको 16 है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं हम लोग इसमें। तो फॉर्मूला लगाते हैं, du इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन 16, 16 में एक ऐड कर दो, माइनस हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो हाइड्रोजन मेरे पास है 16 और हेलोजन कोई है नहीं, माइनस नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन एक है, फोस्फोरस कोई है नहीं अपने पास, सॉरी हाइड्रोजन भी तो है ना 25 है, 16 कैसे लिख दिया मैंने, 16 तो और कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं 25, तो 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे पास 16 एक 17, 17 माइनस 24 बटा 2 12, 12 और 5, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मेरे पास 5 आ गई। अब 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आने का क्या मतलब है यहाँ पे हमारे पास, देखिएगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक हिंट बताता हूँ। हमारे पास जब जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 या 3 से ज्यादा हो, क्या कह रहा हूं मैं, सॉरी 3 से ज्यादा, जब जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 या 4 से ज्यादा हो, 4 हो सकता है 4 से ज्यादा हो सकता है, तब तब वहां पे पॉसिबिलिटी है कि बेंजीन रिंग हो, लेकिन साथ में कार्बन भी मेरे पास 6 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 6 से कम कार्बन हुई तो बेंजीन रिंग बनेगी नहीं ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाल के लिख लेना कि हमारे पास जब जब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 से ज्यादा हो, प्लस साथ में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 6 से ज्यादा हो, तो वहां पे इट माइट बी पॉसिबल कि बेंजीन रिंग हो। अब होगी नहीं होगी वो सोचेंगे हम लोग, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक नोट डाल के पॉइंट लिख रहा हूं मैं, क्या आपके पास क्या पॉइंट है, चूंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या DU इज हायर देन 3 indicates possibility of possibility of presence of benzene ring, possibility of presence of बेंजीन रिंग। अब है या नहीं है वो हम डाटा से चेक करेंगे, डाटा के साथ थोड़ा सा खेलेंगे तो हमें समझ आएगा कि बेंजीन रिंग वहां पे होगी या नहीं होगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट अस सपोज मैं डाटा को भी देखता हूं साथ में, और एक बार बेंजीन रिंग को मैं अज्यूम कर लेता हूं। तो लेट अस सपोज एक मेरे को यहाँ पे बेंजीन रिंग मिल जाती है साथी, तो यहाँ पे मैं बेंजीन रिंग मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है जी। तो बेंजीन रिंग अपन बना देते हैं। अब चीजें धीरे धीरे आपको दिखने लगेंगी, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें इत्मीनान से 10 नंबर का है, आराम से स्टेप बाय स्टेप
चीजें जो पूछी गई है वही लिखनी है, फालतू की बकवास नहीं लिखनी है, ठीक है जी। तो ये हमने बेंजीन रिंग बना दी है जी, ये हमारी हो चुकी है बेंजीन रिंग। ओके, बेंजीन रिंग हो चुकी है। अब बेंजीन में मैं क्या क्या लगाऊं देखिएगा। तो आप एक चीज देखें, डाटा पे चले। जब हम लोग डाटा को देखेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू देखो, आपको पता बेंजीन में अगर हाइड्रोजन है तो उनकी जो वैल्यू 7.2 7.5 के आसपास मिलती है आपको नॉर्मल बेंजीन में। अब उस पे ग्रुप लगे हो तो 7.5, मतलब 7 से लेके 8 के बीच में आपको कुछ तो वैल्यू देखने को मिलेगी। तो क्या 7 से 8 के बीच में कोई वैल्यू है मेरे पास? बिल्कुल है, बिल्कुल है मेरे पास। एक तो यहाँ पे ये वैल्यू दिख रही है मुझे, क्या आपको भी दिख रही है? मैंने जिसको भी मार्क करा है, दिख रही है क्या? 7.81 ये वाली। एक तो मेरे पास कौन सी वैल्यू है इंपॉर्टेंट? दिस वन। ये वैल्यू मुझे कुछ कुछ कह रही है कि बेंजीन की पॉसिबिलिटी बता रही है। और इसका एक छोटा भाई ये बैठा हमारे पास, दोनों बेंजीन की वैल्यू है। इनके अलावा तो 7 के आसपास कोई वैल्यू नहीं है, और 7 के आसपास वैल्यू नहीं है तो हमारे पास, हम लोग नहीं कहेंगे कि बाकी बेंजीन के कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसका मतलब बेंजीन की जो रिंग है उसमें दो टाइप के हाइड्रोजन है। दो टाइप के हाइड्रोजन बेंजीन में कब रहेंगे? जब दो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे और दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंगली ऑर्थो पैरा पे रहेंगे, मतलब सॉरी पैरा पे रहेंगे। तो यहां पे मान लो मेरे पास कुछ जुड़ेगा, यहां पे और कुछ जुड़ेगा, और बाकी ये जो हाइड्रोजन है, जैसे एक ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है जी, और एक ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये दोनों एक टाइप के हो गए तो इनकी वैल्यू सेम आएगी। फिर अपने पास इससे जस्ट आगे हाइड्रोजन है, ये अलग टाइप का हो गया, और ये भी इसके जैसा हो गया, तो इनकी वैल्यू अलग आएगी अपने पास, ठीक है। तो इनसे हमारे पास दो सिग्नल आ जाएंगे। और अब ये दोनों आसपास हैं तो ये कपलिंग भी करेंगे, ये कपलिंग भी करेंगे ना। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो कपलिंग। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्थो कपलिंग। ऑर्थो कपलिंग बेंजीन रिंग के अंदर। और ऑर्थो कपलिंग में आपको पता है जो जे की वैल्यू है वो हमारे पास यही वाली होती है 8 के आसपास। तो ये जो जे का वैल्यू 8 है ना, है ना, वो जे का वैल्यू 8 हमारे पास इंडिकेट कर रहा है ऑर्थो कपलिंग। सिमिलरली इधर भी मेरे पास कैसी है? ऑर्थो कपलिंग। ये भी हमारे पास क्या है? ऑर्थो कपलिंग। ऑर्थो कपलिंग। तो दो दो हाइड्रोजन, जैसे ये नीला वाला हाइड्रोजन और हरा वाला हाइड्रोजन, दोनों तरफ से, इधर से उनकी ऑर्थो कपलिंग, इधर से ऑर्थो कपलिंग। तो ऑर्थो कपलिंग होगी, इसमें जे की वैल्यू कितनी है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास? 8 हर्ट्ज। कितनी है जे की वैल्यू? 8 हर्ट्ज। तो जे की वैल्यू 8 हर्ट्ज पे है, ठीक है। तो वो दो डाटा तो मिल गए अपने को। अच्छा, अब इनमें से कौन सा वाला 7 पॉइंट ज्यादा है, एक 7 पॉइंट कम है थोड़ा सा, एक 7.8 है, एक 7.21 है। तो 7.21 कौन सा है, 7.81 कौन सा है, वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अब ऐसा समझो, अच्छा यहाँ पे क्या क्या लगाना है, तो वहां यहाँ पे अभी के लिए मान लेते हो यहाँ पे कुछ एक्स है और यहाँ पे वाई है। एक्स और वाई अब हमें फाइंड आउट करना है। हम अभी तक स्ट्रक्चर में यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब एक्स और वाई अपने को फाइंड आउट करना है। बेसिक स्केलेटन पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। बेसिक स्केलेटन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इस बेसिक स्केलेटन पे कैसे पहुंचे वो भी अगर लिखना चाहें तो जो डेल्टा मेरे पास दो वैल्यू दे रखी है, एक तो 7.21 और 7.81, ठीक है। तो डेल्टा जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है 7.21, इस पे 7.21 पे आएगा क्या? मेरे पास दोनों डबलेट डबलेट ही आएंगे, तो 7.21 पे डबलेट है, ठीक है जी। और जे की वैल्यू कितनी है? 8 हर्ट्ज है मेरे पास। और कितने हाइड्रोजन का है? दो हाइड्रोजन का डाटा अपने को दे रखा था। और उसी के साथ में डेल्टा हमारे पास दूसरी एक वैल्यू कितनी दे रखी थी? 7.81। और वो वैल्यू मेरे पास उसमें भी डबलेट दे रखा था, और जे इक्वल टू कितने हर्ट्ज पे? 8 हर्ट्ज पे, ठीक है। और ये कितने का दे रखा है? 2 हाइड्रोजन का। चलिए, तो इतना जो डाटा दे रखा है, इसके बेसिस पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स दैट ऑर्थो कपलिंग इन बेंजीन, बेंजीन में ऑर्थो कपलिंग हो रही है जो हम लोग दिखा रखे हैं, ठीक है। दैट इंडिकेट ऑर्थो कपलिंग इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर ऑर्थो कपलिंग होती है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे अभी जे है क्या कपलिंग कांस्टेंट होता है? वो सब दो जो पीक होती है उनके बीच की डिस्टेंस होती है, वो सब थ्योरेटिकल पार्ट में भी नहीं जा रहा है ना, उसके लिए अलग से मैंने चीजें बना रखी हैं, तो वो आप देख सकते हैं इन बेंजीन रिंग, ठीक है।
और जे वैल्यू हमारे पास जब भी ऑर्थो कपलिंग होती है वो 6 to 9 के बीच में जनरली रहती है। तो यहाँ पे जे वैल्यू मेरे पास जनरली, अगर हम लोग बात करें, जे वैल्यूज जो है 6 to 9 हर्ट्ज के बीच में वो इंडिकेट कर रही हैं इस चीज को। ठीक है जी। तो 6 to 9 हर्ट्ज के बीच में है तो इंडिकेट कर रहे हैं। तो हेंस ऊपर वाली स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगी, हेंस अबव स्केलेटन इज पॉसिबल। तो ऊपर वाला स्केलेटन हमारे पास पॉसिबल है। अब बेसिक स्केलेटन तो बना दिया, अब एक्स और वाई मेरे को ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो एक्स और वाई क्या होगा, देखो हमारे पास स्टार्टिंग में मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन था। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था मेरे पास, C16 और आई थिंक H25 और NO था मेरे पास गिवन। उसमें से हमने इस मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन था, इसमें से क्या क्या यूज कर लिया। तो इसमें से यूज हमने कितने कार्बन कर लिए, 6 कार्बन यूज कर लिए, और 4 हाइड्रोजन भी तो यूज कर लिए। तो -C6H4 ये माइनस कर दूंगा। जैसे ये माइनस करूंगा तो पीछे क्या बचेगा, 10 कार्बन C10, और H कितने गए मेरे पास, 21, 21 H रह गए, और NO। अब इनको मेरे को सेट करना, इनको एक्स और वाई की टर्म में लगाना है। ठीक है, तो इसको एक्स और वाई की टर्म में मेरे को सेट करना है। ठीक है, अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनानी है। चलिए सोचते हैं। तो एक बार डाटा पे वापस चलते हैं, डाटा पे वापस चलते हैं, देखिएगा डाटा पे वापस चलते हैं। देखो डाटा क्या कह रहा है। एक तो मुझे कहीं ना कहीं ट्रिपलेट 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 और सेप्टेट, देखो एक चीज देखना, यहाँ पे मुझे सेप्टेट दिख रहा है एक तो। मैं क्यों बता रहा हूँ सेप्टेट के बारे में, ये देखो ये आपको सेप्टेट दिख रहा है, ये सेप्टेट है, इसका मतलब पक्का इसके पास 2 CH3 ग्रुप होंगे तभी सेप्टेट आएगा। ये 3.12 का सेप्टेट है, ये क्या बता रहा है, इसके पास पक्का ही 2 CH3 ग्रुप होंगे। तो एक मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूं कि मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप है, इसके साथ एक और CH3 ग्रुप है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन है, और अब ये किसी के साथ जुड़ेगा, और ये ऐसे एटम के साथ जुड़ेगा अभी जिस पे हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी आ गई। तो ये हमारे पास इसका सेप्टेट आएगा, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी लगभग, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी लगभग, क्या कितने दे रखी है, 3.12 आती है लगभग। अब सॉरी आती नहीं है वैसे 3.12, यहाँ पे आ रही है, तो क्यों आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे दे रखी है 3.12, इसको 3.12 कैसे आएगी, ये 3.12 वैल्यू कैसे आएगी वो अपने को सोचना है। 3.12 ppm ये कैसे आएगी, ये अपने को सोचना है, कैसे लाएं इसकी 3.12। एक तो ये अपना टारगेट है। ठीक है, हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बन, ये हमारे पास कौन सा कार्बन है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन जुड़े हुए की वैल्यू लगभग 1.5 के आसपास होती है, बट यहाँ पे 3.12 आ रही है। इसका मतलब ये चीज आपको क्या इंडिकेट कर रही है, इसका मतलब ये है कि पक्का ही किसी ना किसी डी सील्डिंग ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। किसके साथ जुड़ी हुई है, डी सील्डिंग ग्रुप के साथ। अब डी सील्डिंग ग्रुप में भी क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और साथ में आईआर का डाटा भी दे रखा है, उसकी भी हेल्प लेनी है मेरे को। ठीक है, आईआर के डाटा की भी हेल्प लेनी है मेरे को। ओके, आईआर का डाटा क्या है, आईआर का डाटा 1690 दे रखा है। अब 1690 आईआर के डाटा के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक वो बता देता हूँ, ये जो चीज मैं ऐड कर रहा हूँ आपके लोगों को देखने के लिए यहाँ पे। तो आईआर का डाटा एल्डिहाइड कीटोन और एसिड, अगर आपको कहीं पे भी एल्डिहाइड कीटोन और एसिड दिखे, उनकी वैल्यू जनरली 1700 से 1725 के बीच में देखने को मिलती है। अगर कोई अलग टाइप का रेजोनेंस रेजोनेंस वो नहीं दिखा रहे तब की बात है। और एस्टर की थोड़ा ज्यादा होती है, एस्टर 1735 से लेके 1750 तक होता है। अमाइड की बात करूं तो अमाइड थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से 1650 से 1680 के बीच में होता है। एनहाइड्राइड की वैल्यू हमारे पास एस्टर से भी ज्यादा होती है, 1760 से 1810 के आसपास होती है। और एसिड क्लोराइड की वैल्यू काफी ज्यादा और 1800 के आसपास होती है। ठीक है, अब यहां से मुझे एक ही चीज दिख रही है कि 1700, देखो 1680 में तो अमाइड निपट जाता है, और नाइट्रोजन है वैसे तो अमाइड का हम लोग सोच सकते हैं वैसे तो। लेकिन ये जो 1700 वाला रेंज है ना, ये हमारे पास है किसका, 1700 से थोड़ा सा कम। थोड़ा सा कम कैसे हो सकता है, जब मैं वो जो कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा उसको अगर मैं रेजोनेंस करवा दूं किसी के साथ, ठीक है, और कीटोन
हो सकता है एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन रहता है जिसकी वैल्यू जो है पीपीएम में 10 पीपीएम के आसपास आती है, और वो कहीं डाटा में है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी किसकी? कीटोन की। इट माइट बी पॉसिबल कि हमारी स्ट्रक्चर में एक कीटोन हो। तो अब चलेंगे उस पे, कीटोन है या नहीं है उस पे बात करेंगे अपन। ठीक है, चलो देखते हैं तो फिर बात करते हैं। अब अगर कीटोन हुआ तो वो बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एक चीज थोड़ा सा हिंट कर रही है कि मान लो अगर मैं यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा दूं, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा दूं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया मेरे पास। ये अब कार्बन जो है, जो हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, अब ये 3 डिग्री है। और 3 डिग्री की जो बेसिक वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है 1.5 या 1.6 के आसपास। लेकिन ये जस्ट डबल हो रही है किसकी वजह से? सी डबल बॉन्डो की वजह से। ठीक है, सी डबल बॉन्डो हमारे पास ठीक ठाक डीसिल्डिंग ग्रुप होता है, 2 से वैल्यू इंक्रीज कर देता है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए अपने पास कितनी? 1.5 के आसपास होती है, उसमें लगभग 2 इंक्रीज हो गया तो 1.8 या 1.5 के आसपास इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू सी डबल बॉन्डो डीसिल्डिंग ग्रुप। तो ये वैल्यू हमारे पास 3.2 के या 3.12 के आसपास होगी। ठीक है, यहां से थोड़ी थोड़ी चीजें मैच करती हुई नजर आ रही है। और इसके आगे कुछ ना कुछ जुड़ेगा। अब इसके आगे क्या जुड़ेगा? बेंजीन रिंग ही जुड़नी चाहिए, और तो क्या जुड़ना चाहिए? ठीक है, क्यों? तभी तो मेरे पास ये जो हमारे पास कीटोन बन रहा है, इस कीटोन की बेसिक वैल्यू कितनी होती है? 1700 के आसपास। लेकिन हमें तो कम चाहिए, 1690 चाहिए। इसका मतलब ये पक्का ही बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा। तो बाकी हमारे साथ इसको जोड़ देते हैं बेंजीन रिंग के साथ में। तो इतना स्केलेटन अपने को आइडिया लगा है अभी तक। और ये भी हमने देख लिया कि 3.12 पीपीएम क्यों है, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, चलिए, तो इतना भी हमने पता कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन थी मेरे पास, एक ये हाइड्रोजन था, ये डिफरेंट वाला हाइड्रोजन था। और ये आपस में कपलिंग कर रहे थे, वो हमने देख ही लिया, डाटा मैच करा ही दिया था। ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। और इसके बाद में यहाँ पे ये एक्स तो हमने पता कर लिया, वाई और बचा है। ये वाई क्या होगा ये हमें देखना है अभी। ये वाई क्या होगा, वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो अब फिर से देखो, 4 कार्बन और कम हो गए। तो हमारे पास जो रिड्यूस्ड फॉर्मूला निकला था वो क्या निकला था? C10H21NO। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? C10H21NO। इसमें से मेरे पास क्या क्या यूज हो गया? तो 4 कार्बन यूज हो गए, 4 कार्बन यूज हो गए। हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 7 यूज हो गए। और एक ऑक्सीजन यूज हो गया। तो बचा क्या मेरे पास मोलिकुलर फॉर्मूले में? 6 कार्बन बच गए। हाइड्रोजन कितने बच गए? 20, 6 गए तो 14, 14। और नाइट्रोजन बच गया एक। ये चीज बच गई, दिस इज रिमेनिंग। अब इससे मेरे को क्या बनाना है? एक्स बनाना है, सॉरी वाई बनाना है। इससे वाई सोचना, वाई क्या होगा? ठीक है, इससे वाई सोचना अपने को, वाई होगा क्या? अब एक बार कौन कौन से मैंने एनएमआर के डाटा यूज कर लिए, उसके बाद में कौन कौन से बचे हैं देखो। एनएमआर के डाटा मेरे पास कौन कौन से बचे हुए हैं? तो मेरे पास एक तो डाटा बचा है ये वाला 1.11, ये डाटा बच रखा है। ये बच रखा है। फिर मेरे पास ये बच रखा है, ये बचा हुआ है, और ये भी बचा हुआ है। तो आप ये चीज देख सकते हो, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ तो मुझे नहीं लगता कहीं पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हो क्या रहा है, ये वैल्यू जो है ना वो कार्बन वाली दे रखी है सारी की सारी। और फिर डाटा में एक चीज देखो, डेल्टा 1.11 पे ट्रिपलेट दे रखा है, और 6 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट दे रखा है। देखो ये देखो जरा, ट्रिपलेट दे रखा है, लेकिन कितने हाइड्रोजन का? 6 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट दे रखा है। मतलब 3 3 हाइड्रोजन का पेयर है, दो 6 6 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन तो आ नहीं सकते। तो 2 कार्बन पे है। फिर ऐसे ही मेरे पास 1.29 का डबलेट दे रखा है, ये भी 6 हाइड्रोजन का है। ठीक है, 1.11 पे ट्रिपलेट दे रखा है, वो मेरे पास 6 हाइड्रोजन का है। और 1.29 पे डबलेट दे रखा है, वो भी 6 हाइड्रोजन का है। ठीक है, 1.11, 1.29,
1.29 वाली कहाँ यूज करी है हमने? हाँ यूज करी है हमने, ये तो करी नहीं है ना हमने 1.29 वाली वैल्यू। 1.29। अभी तक आई है, हाँ इसमें आ जाएगी ना। ओके ओके ओके, 1.29 में मिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाएगी ना, ये वाला जो CS3 इसकी 1.29 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 और 3 6 इनकी कितनी हो जाएगी, दोनों की मिला के इनकी 1.29। तो 1.29 वाला डाटा मतलब मैंने यूज कर लिया 1.29 ppm। इसकी 1.29 हो जाएगी, कम होती है ना इसकी CS3 वाले की। मतलब ये डाटा भी मैंने यूज कर लिया, 1.29 वाला यूज कर लिया, तो 1.11 बचा है और एक 2.4 बचा है, 2.55 बचा है। तो ये डाटा सॉरी 2.4 बचा है, तो दो डाटा बचे हैं मेरे पास। और दोनों में कितने कितने हाइड्रोजन है, एक में 6 हाइड्रोजन है और एक में 4 हाइड्रोजन है। 4 मतलब CS2 होगा, पता चल गया। देखो देखो बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 6 कार्बन से 3 3 और 6 कार्बन के चाहिए उन्हें को, तो मेरे को हाँ बन जाएगा। देखो एक नाइट्रोजन है, इस पे एक लगा देता हूँ CS2, एक CS3, फिर यहाँ पे फिर से CS2, फिर से CS3। तो 4 कार्बन तो यूज कर लिए। अब इन 4 कार्बन में देखो, ये हमारे पास 3 और 3 6 हाइड्रोजन, इनका क्या मिलेगा मेरे को, इन 6 हाइड्रोजन का क्या मिलेगा मेरे को, ट्रिपलेट, 6H का ट्रिपलेट, ठीक है। 6H का ट्रिपलेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो उन्होंने अपने को क्या दे रखा था, 6H का ट्रिपलेट तो मेरे को मिल गया। इसके अलावा यहाँ पे जी क्या दे रखा है, अच्छा जी मतलब जेमिनल होता है अपने पास यहाँ पे। तो 2.44 हाइड्रोजन का जेमिनल पे दे रखा है 2.4। तो जेमिनल मतलब नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके साथ वो। तो 2.4 पे जेमिनल, जेमिनल मतलब यहाँ पे फिर CS2 कार्बन कितने यूज हो गए, 4, 2 बचे हैं, तो 2 बचे हैं तो इस पे लगा देते हैं फिर CS2 और CS3 की फॉर्म में इस नाइट्रोजन पे हम लोग लगा देते हैं बाकी बचा हुआ CS2 CS3, क्यों CS2 और इस लिंकेज को हम लोग जोड़ देते हैं किसके साथ में, बेंजीन रिंग के साथ में। तो ये स्केलेटन अपने पास वाई को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर रिप्रेजेंट करेगा तो हमारे पास हो क्या सकता है, वो 6 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, और ये ट्रिपलेट कितने पे आ रहा है, 1.11 पे, ठीक है, 1.11 ppm पे। और बाकी मेरे पास जो बचा है, ये 2 हाइड्रोजन जो हमारे पास है, ये वाले, ये 2 हाइड्रोजन का मेरे पास जेमिनल का जो लिखा हुआ था ना 2.4 ppm पे जेमिनल, 2.4 ppm पे जेमिनल, जी मतलब वहां पे जेमिनल था, ठीक है। एक दूसरे के साथ में कपलिंग कर रहे हैं, एक ही के साथ में जुड़े हैं इस तरीके से जेमिनल में। और उसके अलावा क्या दे रखा है मेरे पास, उसके अलावा CS2 CS3। तो इन CS2 CS3 का क्या, CS2 का क्या होगा, तो ये तो बेंजीन के साथ जुड़ेगा। तो एक बार जोड़ते हैं, तीनों कॉम्बिनेशन को जोड़ते हैं, एक्स तक तो मैंने जोड़ लिया था, एक्स के साथ में वाई और जोड़ते हैं। तो होगा क्या मेरे पास, ये बेंजीन रिंग है। फिर सारे डाटा को एक बार मैच कराते हैं। तो ये बेंजीन रिंग है मेरे पास, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और अच्छे से सिस्टमेटिकली लिखना, है ना, हमारे पास पहले ही काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन, इतने डाटा से मैचिंग कराना, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। और उसके बाद में सिस्टमेटिकली लिखना, सब्जेक्टिव वे में लिखना, टू मच डिफिकल्ट। तो एक्स और वाई को मैं जोड़ देता हूँ। एक तो मेरे पास क्या आया था, इधर C डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन CS3 तो C डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन, उस पे CS3 उस पे हाइड्रोजन। ऐसे ही दूसरी तरफ मेरे पास क्या था, वाई की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट करी है, CS2 तो CS2 उसके बाद में क्या है, नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन पे क्या है मेरे पास, CS2 CS3, फिर यहाँ पे CS2 CS3। अब देखो एक बार सारे डाटा को लिख देते हैं। तो हमारे पास 1690 दे रखी थी ना जो IR की वैल्यू, वो तो थी इसकी, ये 1690 IR की वैल्यू आ गई। क्यों ये कम क्यों है थोड़ी सी वैल्यू, ये 1700 से कम क्यों आ रही है,
ये एमाइड की तरफ होती हुई क्यों नजर आ रही है अपने को? 1690 सेंटीमीटर क्यों दिख रही है इनवर्स में? क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस दिख रहा है ना, देखो ये इधर से इधर रेजोनेंस आएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये थोड़ा सा इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है डिक्रीज कर रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो आईआर स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर जाती है। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट समझ आ गया आपने को। उसके बाद में और क्या डाटा था अपने पास? तो ये जो हाइड्रोजन थे यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी कैसे? जो दे रखा था अपने को, डबलेट डबलेट दे रखा था, और रिंग के अंदर 7.25 या 7.5 के आसपास वैल्यू दे रखी थी, मतलब बेंजीन के हाइड्रोजन हो गए 4 हाइड्रोजन, इतना फाइंड आउट कर लिया था। उसके अलावा ये जो एक हाइड्रोजन था, इस एक हाइड्रोजन की वैल्यू मेरे को थोड़ी सी ज्यादा दे रखी थी, आई थिंक 3.12 समथिंग कुछ दे रखी थी। सी डबल बॉन्ड ओ के पास वाले कार्बन की वैल्यू मेरे को कुछ दे रखी थी 3.12 के आसपास। तो ये 3.12 ppm क्यों आया? क्योंकि ये साथ में सी डबल बॉन्ड ओ के पास में जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो 6 हाइड्रोजन है इनकी दे रखी थी 1.29 अपने को। तो बिल्कुल इनकी तो 1.2 या 1.29 के आसपास ही होनी चाहिए। तो ठीक है, हमारे पास अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है तो 0.9 होती है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है तो 1.2 के या 1.1 के आसपास होती है, और टर्सरी के साथ 1.3 से 1.3 के आसपास होती है। तो यहाँ पे टर्सरी कार्बन के साथ जुड़ा हो तो 1.3 के आसपास हो गया, सॉरी प्राइमरी के साथ जुड़ा हो तो 1.2 या 1.3 के आसपास हो गई। ये 6 हाइड्रोजन का, और ये 6 हाइड्रोजन है मेरे पास, और इनका आया क्या था? डबलेट। 1 पॉइंट इसके साथ में 6 हाइड्रोजन का क्या आया था मेरे पास? डबलेट, ठीक है। चलो ये भी सही है। और यहाँ पे 3.12 पे मेरे पास इसका एक हाइड्रोजन का क्या आया था? सेप्टेट। ये डाटा भी चलो मैच कर दिया अपना, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके अलावा क्या था अपने पास? ये 2.65 करके कुछ पीपीएम दे रखा था इसका, 2.65 पीपीएम थोड़ा सा ज्यादा क्यों हो गया? मतलब 1 देखो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग भी जुड़ी है एक कार्बन के साथ में सीधा, फिर एक कार्बन छोड़ के इधर नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो थोड़ी सी तो वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए थी ना। नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है एक कार्बन छोड़ के, और इधर बेंजीन रिंग भी जुड़ी है, तो 2.65 पीपीएम चलो मान लेते हैं इसकी आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद में क्या बचा है मेरे पास? ये इससे जस्ट आगे वाला है, इसकी भी अप्रोक्सीमेटली 2.65 मेरे पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट पास नाइट्रोजन है, इसके जस्ट पास बेंजीन रिंग थी, तो इसकी भी 2.65 के आसपास ही है। तो 4 हाइड्रोजन इनकी मिला के मेरे को 2.65 कुछ दे रखा था, ठीक है। ये दे रखा था अपने को 2.65 हो गया। इससे आगे मेरे पास नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आगे मेरे पास क्या है? तो नाइट्रोजन के आगे भी तो अपने को डाटा दे रखा था, ये तो 1.11, ये तो 1.11 ppm था, ठीक है। और इसके बाद में जो सी एस टू थे, इनके बाद इनके बीच में जेमिनल जो टाइप की जो मैंने बताया था तुम्हें, इनके बीच में क्या था? जेमिनल, जेमिनल है हमारे पास। और एक ही कार्बन पे जैसे दो कार्बन जुड़े हो डायरेक्टली, और उस पे हाइड्रोजन हो, वो अगर कपलिंग कर रहे हैं, तो 2.4 ppm के आसपास बन रहा था अपने को। तो देखो थोड़ा सा ये है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ थोड़ी थोड़ी चीजों से हिंट निकालना होता है आपको और फिर चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है। ये फाइनल स्ट्रक्चर अपने पास बन चुका है, ओके। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एड ऑन कर दी थी। यहाँ पे दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर यू, इंफॉर्मेशन टू लर्न फॉर यू। क्योंकि कभी कभी आईआर का डाटा मान लो एस्टर का होता तो 1735 से 1750 के बीच होता, तो ये थोड़ा सा आप चीजें ध्यान रखेंगे। नोट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, और इसको थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा कैसे हमारे पास क्वेश्चन हुआ है। ऐसे और भी क्वेश्चन मैं बहुत सारे लेके आता रहूंगा, तो ये नोट्स में मैं शेयर कर दूंगा आप लोग। चलिए ठीक है, मिलते रहेंगे। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।